फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुंचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे जेर बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़राअत के हवाले से कि ज़राअत में जिस तरह से जिद्दत आती जा रही है, क्या हमारे फार्मर्स भी उस तरफ से उसको अडॉप्ट नई टेक्नोलॉजीज को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में आज मदऊ किया अहमद नदीम बुज़दार साहब, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं मुल्तान फर्टिलाइजर लैब के। उनसे आज हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, क्या फार्मर भी उन फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वेलकम जी, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सर ये बताइए कि जिस तरह से गवर्नमेंट का आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है कि अच्छी प्रोडक्शन आए, जिस तरह अभी वीट थी तो उसकी अच्छी बम्पर क्रॉप हासिल हुई, उसके पीछे भी गवर्नमेंट का बड़ा रोल था कि यानी कि रेट भी अच्छा था, फिर फैसिलिटीज भी दी गई। तो इस तरह से आप क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं फार्मर को उस तरह से, जो आपका स्पेशल डिपार्टमेंट है इसमें, क्योंकि जो अपनी मट्टी के तजज़िये के लिए भी लोग लेकर आते हैं, पत्तों को भी लेकर आते हैं, ताकि उनको सही एक्चुअल वो पता चल सके कि उनके पौधों को, उनकी ज़मीन को क्या चीज़ें चाहिए तो वो मिल जाएं। तो इस हवाले से क्या लोगों का आना है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी तमाम टीम का दिल से ममनून हूँ कि आप हमेशा मुझे अच्छे प्रोग्राम इन्वाइट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जो साहब, मैं आपको ये बता दूँ, जिस तरह आपने शुरू में किया है कि बात ऐसी कर दी कि इस साल गंदम की पैदावार बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और इसमें गवर्नमेंट के क्या इनपुट्स हैं, गवर्नमेंट ने काश्तकार के लिए क्या किया, और काश्तकार ने खुद फिर अपनी मैनेजमेंट किस तरह मैनेज किया। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट स्पेशल है मट्टी और पानी की टेस्टिंग, खाद की टेस्टिंग। तो एक बात याद रखो हमेशा, आज से अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान पाक में ये फरमाया है कि जो ज़मीन अच्छी होती है उसकी पैदावार खूब निकलती है, और जो ज़मीन कमज़ोर होती है उसकी पैदावार कम निकलती है। निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अकल करते हैं। जो सब अकल करने वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, आपस में मामलात शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। भाई मेरी पैदावार अच्छी आ गई, अगर किसी और काश्तकार के अच्छी, तो मुझे चाहिए कि मैं उसे जाकर मिल लूँ कि यार आपने ऐसी कौन सी अच्छी मैनेजमेंट की है, जिसमें आपकी कौन सी खादें थी, कौन सा बीज था, कितने बार आपने पानी लगाया, और कौन सा उसमें आपने खादें स्प्रे इस्तेमाल करके आपने 50-60 मन गंदम की पैदावार ले ली। मुझे डिस्कस करना चाहिए। अगर मेरी पैदावार आ गई तो मुझे कम्युनिटी को लोगों को चाहिए आके मुझे मिले। एक मशवरा जो है ना, एक अमानत होता है इंसान के पास। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसी जो लजान है हमारा आपस में, जो बहुत ज़रूरी है। जो सब ऐसा है कि जिन लोगों का डिपार्टमेंट के साथ लजान है, उनकी पैदावार है बहुत अच्छा। ये बताइएगा कि सर जिस तरह से अब आपकी जो लैब है, इसके अंदर लोग मट्टी के तजज़िये के लिए स्पेशली आते हैं, वो लेकर आते हैं कि जी कि हमें बताया जाए कि ये इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ ज़रूरी है, कितनी मकदार में इसमें आपको खाद की ज़रूरत है, कौन सी खाद की ज़रूरत है, तो कितने % आपके फार्मर जो है यहाँ पर आता है। जो सब ऐसा है, हमारे लेबॉर्ट्री का बेसिक मकसद भी यही है कि जब इंसान बीमार होता है ना, तो उसका जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसकी तशखीस की जाती है कि इसके अंदर हेपेटाइटिस सी, अल्लाह माफ़ करे, हेपेटाइटिस बी है, कौन सी बीमारी है। फिर उसके मुताबिक डॉक्टर उसकी सिफारिशात लिखता है। मट्टी और पानी का टेस्ट का मकसद भी यही है कि ये दिन ब दिन ज़मीनें बीमार हो रही हैं या कमज़ोर हो रही हैं, इस टेस्ट की मौजूदगी में हम उसको बताते हैं कि आपकी ज़मीन में किस खाद की कमी है, और आपने कितनी मिकदार में डालनी है, और कौन सी फसल के लिए कितनी खाद डालनी है। काश्त तरीक़ाकार का सब ऐसा है कि जब भी आपने फसल काश्त करनी है, जिस तरह आजकल कपास की बिजाई तकरीबन 80% मुकम्मल हो गई है, जो 20-25% रहती है, गंदम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल हो गई। जब भी कोई फसल बर्दाश्त हो जाए, जब आपका रकबा खाली पड़ा हो, फसल काश्त करने से पहले काश्तकार को चाहिए कि अपनी मट्टी और पानी का टेस्ट करवा लें। अच्छा, ये बताइए कि काश्तकार को कौन से ऐसी किस तरह से मट्टी कलेक्ट करके लेके आए
फॉर एग्जाम्पल उसका अगर एक मुरब्बा जमीन है 25 एकड़, तो वो किस तरह से लेके आए, क्योंकि हर एकड़ में से मट्टी लेकर आए या कि खास जगह से लेके आए, क्या करे ताकि उसका वो एक ही जो है बिल्कुल जो सब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर फर्ज करो किसी काश्तकार के 25 एकड़ है, एक मुरब्बा या 10 मुरब्बा जितने भी हैं, तो वो ना उसको चाहिए कि एकड़ के सेंटर से, अपने हर एकड़ के सेंटर से आधा किलो मट्टी 0 से 6 इंच, 6 से 12 इंच आधा किलो मट्टी गहराई में ले ले, यानी आधा फुट ऊपर वाले तह में ले ले, आधा फुट नीचे वाले तह में ले ले, और उसको फिर टैग कर ले, उसके अंदर पर्ची डाल दे, उसके अंदर ये लिखे कि एकड़ नंबर फिलना है, मुरब्बा नंबर फिलना है, किला नंबर फिलना है, ये लिख दे, और ऊपर वाले तह को अलग कर ले, नीचे वाले तह को अलग कर ले, और हर एकड़ के सेंटर से वो सैंपल ले ले। अगर उसके 100 मुरब्बा या चाहे कितने मुरब्बे हैं, वो 10-15 एकड़ में रैंडमाइज सैंपल भी कर सकता है। अगर उसी 10-15 एकड़ में 2 एकड़ कमजोर हैं, तो फिर उसके अलहदा सैंपल ले ले, उसको मेंशन कर दे कि ये कमजोर जमीन के सैंपल हैं, ये अच्छी जमीन के सैंपल हैं। ये तो तरीकाकार है कि एकड़ काश्तकार को सैंपल लेने का तरीका। जिन इलाकों में सैंपल हम नहीं कर सकते, अगर आपका रकबा सड़क के साथ है, वहाँ पे आपको सैंपल नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास डेरा है, जानवर वगैरह है, तो वहाँ पे सैंपल नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे कोई वाटर चैनल है, वहाँ पे सैंपल नहीं लेना चाहिए। सैंपल लेने के लिए आप कोई भी जरी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, चूहा रंबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास आगर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिसे नलका का बोर के जाता है वो से उसका भी सैंपल आप ले सकते हैं। आधा किलो मिट्टी सैंपल लेना जरूरी होती है, और हर फुट पे सैंपल लेके ना उसको अलग अलग ट्रैक करके लेबोरेटरी में भेजी जाती है। बिल्कुल सही। जब डॉक्टर साहब जब मिट्टी लेबोरेटरी में आ जाती है, फिर उसके पहले सबसे पहले उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद उसको फिर सीव किया जाता है। सीविंग करने के बाद हम उसकी फिर टेस्ट करते हैं। उसमें 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक होती है इसकी जरखेजी सैलिनिटी, एक होता है जरखेजी यानी फर्टिलिटी चेक करते हैं, और सैलिनिटी चेक करते हैं। सैलिनिटी में 2 चीजें आती है, उसकी ईसी और पीएच। ईसी क्या होता है? ईसी होता है जमीन में नमकियात की मिकदार। अगर आपकी जमीन की ईसी 4 से कम है, इसका मतलब है आपकी जमीन नॉर्मल है। अगर जमीन की पीएच का ये होता है जब साहब, इस तरह इंसान का एक टेम्परेचर होता है जिस्म का, बीपी इतने पे नॉर्मल होता है, इतने पे हाई होता है, इतने पे कम होता है। ये 0 से 14 एक रेंज होती है। जो 8 और 7 होता है वो होते हैं नॉर्मल, आइडियल। 7 से नीचे चले जाएं बहुत अच्छी गाल है, जब 7 से ऊपर जाएंगे तो फिर ऐसा काम वो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर उसमें काला कलर भी आएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जो मट्टी के तजज़िये के लिए लोग आते हैं, क्या उनको कितनी फीस वहाँ अदा करनी होती है? ताकि एक आम फार्मर पहले तो ये सोचता है कि मैं अगर जाऊंगा तो पता नहीं फीस कितनी होगी, क्या मामला होंगे गवर्नमेंट के। चलो सब ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, हुकूमत पंजाब ने हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में लेबोरेटरी बनाई है। डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी में मट्टी और पानी का टेस्ट होता है, और डिवीजन में फर्टिलाइजर भी है, और हर किस्म के टिश्यू के सैंपल यानी हर किस्म के लीफ के सैंपल भी वहाँ पे आप टेस्ट करवा सकते हैं। जो सब गवर्नमेंट ने, हुकूमत पंजाब ने काश्तकार के लिए सब्सिडाइज रेट, यानी अगर आप मट्टी का टेस्ट करवाते हैं तो उसकी फीस 7 रुपए है, उसमें जीएसटी भी शामिल है। सही। अगर पानी का टेस्ट करवाते हैं तो वो 5 रुपए 80 पैसे उसमें टैक्स है, यानी 5.80, यानी तक राउंड फिगर अगर आप कर लें 6 रुपए। मट्टी के सैंपल की फीस 7 रुपए और पानी के सैंपल की 6 रुपए। ये काश्तकार के लिए गवर्नमेंट इदारे हमेशा आवाम की फलाह के लिए होते हैं, तो हमेशा सब्सिडाइज रेट पे हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल होता है, 1-2-4 एनालिस्ट काम करते हैं, एक बहुत सारी बिजली इस्तेमाल होती है, लेकिन ये टोटल काश्तकार के बेनिफिट्स के लिए सब्सिडाइज रेट होते हैं हमारे पास। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ का जो काश्तकार है, कितने, आप क्या समझते हैं कि अगर 100 काश्तकार है तो उसमें से कितने % लोग जो है कि हमें आपके पास राब्ता करते हैं, लेकर आते हैं, मट्टी लेकर आते हैं? जो साहब जी मोबाइल है ना, आप इधर से बैठकर अमेरिका में व्हाट्सएप से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से ज़राअत ने बहुत की है। अब काश्तकार के अंदर बहुत सारे नो-हाउ आ गए। काश्तकार अब अपने घर में बैठकर अपनी ज़मीन की जरखेज़ी चेक करता है। हमने एक गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टर सेल्फ फर्टिलिटी का ऐसी ऐप्स इंट्रोड्यूस कराई जिसको बोलते हैं खाद हिसाब ऐप्स। अगर आपके पास जितना भी पैसा है, आपने मट्टी का टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया, अपना जो है ना उसमें फिगर लिखेंगे कि मैं मेरे फिलहाल एकड़ 5 एकड़ रखवाए, इतनी मैंने खाद डालनी जाती है और इतना मेरे पास बजट है, तो वो आपको कैलकुलेट करके आपको फिगर डिस्प्ले कर देगी कि आपने इतनी यूरिया इस्तेमाल करनी है, इतनी फास्फोरस इस्तेमाल करनी है, इतनी पोटाश इस्तेमाल करनी है। ये तरीका करें। अगर आपने टेस्ट करवा लिया, आपने फिगर उसमें डील करें, ऐप्स में डाउनलोड करें, उसी वक्त आपके रिजल्ट जो है ना आपकी रिकमेंडेशन खाद की उसी वक्त निकल आ जाती है। यानी अक्सर तकरीबन लोग इतना यानी कि जिद्दत आ गई है। मैं कहता हूँ जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो तो हमारा लगान उनके साथ है ही है, लेकिन छोटा काश्तकार जो है ना वो भी बहुत सारे लोग जो है ना हमारे पास आते हैं, हजारों की तरह सैंपल हमारे पास सालाना आते हैं जो काश्तकार टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, ये देखिए कि पानी और मिट्टी का तजिया कितना जरूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस आम आदमी को किस तरह से काश्तकार को पता चल सकती है? जैसे जो हमारी जो जमीनें खराब हो रही है ना, काश्तकार बेचारे को पता ही नहीं है कि 4 सालों के बाद जमीन में काला कलर आना शुरू हो जाता है,
या उसमें सफेद कलर आना शुरू हो जी जाता है। कलर जिसको हम उसे सफेद कलर जिसको कहते हैं। जो पानी का सैंपल है चौहान साहब इतना जरूरी है, आपकी सोच है। इस वक्त पूरे पंजाब में कोई 20 से 25 लाख बोर हैं जो मुख्तलिफ सोर्स से चल के ज़मीनों को आबाद कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है ना ओनली 20% बोर ऐसे हैं जो ज़राअत के लिए मौजू हैं, यानी 80% वो पानी मौजू ही नहीं है। मौजूद बाद औक़ात काश्तकार पानी लगाता रहता है, जो बोर का पानी है 15 साल के बाद 10 साल के बाद उसको पता चलता है कि मेरी तो ज़मीन में सारा सफ़ेद कलर आना शुरू हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। जब वो पानी का टेस्ट करवाता है चौहान साहब, तो हम उसको बताते हैं कि तेरे पानी में सफ़ेद कलर की शिकायत है, काले कलर की शिकायत है, फिर हम उसको सिफारिशात बताते हैं कि जो सफ़ेद कलर आ जाएगा तो फिर उसको कहते हैं मिक्स विद कैनाल वाटर, नहर के पानी के साथ मिक्स करें। अगर उसमें काला कलर होगा यानी उसकी RSC 2.5 से ज़्यादा हो गई, फिर उसको कहते हैं जो जिप्सम के स्टोन होते हैं बड़े बड़े, अपने जो बच्चे में डाले और जो पानी उसमें गिरेगा तो जब रकबे में जाएगा तो उसमें सख्तपन की शिकायत खत्म हो जाएगी। अब जो मिट्टी का टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है साहब, लोगों को पता नहीं होता कि जो है ना वो बाद औक़ात उनकी ज़मीन DAP मांग रही होती है, वो यूरिया SSP इस्तेमाल करते हैं, SSP इस्तेमाल करने की जरूरत है तो DAP इस्तेमाल करते हैं, ऊपर यूरिया की जरूरत होती है वो नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हमारा टेस्ट उनका हो जाता है वो बहुत जरूरी है, हम उसको बताते हैं कि तुम्हारी जमीन में कौन सी खाद की कमी है, कितनी मिकदार में डालनी है और कौन सी फसल काश्त करनी है, कितनी खाद देनी है। बिल्कुल सही। ये तो अच्छा ये बताइएगा कि सर जैसे हम अभी बात कर रहे हैं पानी की तरजीह की, ये बताइए जो नहरी पानी है, क्योंकि वो समटाइम कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता, हमारे बहुत से बारानी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नहीं होता, क्योंकि जबकि कहा जाता है कि जो नहर का पानी वो सबसे ज्यादा मुफीद है, क्योंकि उसमें पानी के साथ मट्टी भी आती है, मट्टी चेंज भी करती है, तो सब जो जरखेजी बढ़ती है। जो नहर का पानी वो स्टैंडर्ड है, एक पैरामीटर आप बना लें स्टैंडर्ड है वो तो स्टैंडर्ड है, लेकिन जो बोर का पानी है ना, काश्तकार अक्सर तो पानी का मसला बनता है बोर का, कोई काश्तकार डेल पे होते हैं उनके पास पानी नहीं पहुंचता, फिर हम उसको बताते हैं, जब पानी लेकर सैंपल आता है चौहान साहब, हम उसको बताते हैं कि तुम्हारा जो बोर है ना इसमें ये मसला है, इसमें जिप्सम का पानी इस्तेमाल करो, इसको नहर के पानी से इस्तेमाल करो। अगर नहर का पानी नहीं है फिर उसको बताते हैं कि आप इसको बोर को नीचे ले जाओ, जो आपका फिल्टर लगा हुआ है इसको नीचे ले जाएं या फिर उसको ऊपर ले आए, जिस तय में आपका पानी मीठा निकले आपने वो इरिगेट करना है, ना कि आप यहाँ पे पाबंदी। अच्छा यानी कि फसल के लिए ये मीठा पानी ही जरूरी जैसा इंसान के लिए जरूरी है। तो सब जब आप फसल काश्त कराएं जहाँ पे पानी नीचे वाले कड़वे हैं, जैसे जलालपुर पीर वाला है, शुजाबाद के कुछ पॉकेट्स हैं, मुल्तान के कुछ एरियाज हैं, मखदूम रशीद का इलाका है, यहाँ पे पानी जो नीचे वाला पानी बहुत कड़वा है। जब आपने गंदम काश्त करनी है या कपास काश्त करनी है, उसकी जर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि पहला जो पानी है आप उसको मीठा लगाना है। बिल्कुल। अगर आप वो कड़वा पानी लगाएंगे एक तो जर्मिनेशन डिस्टर्ब होगी, आप सीड रेट को भी बढ़ा देंगे, आपका नुकसान भी होगा। पहला पानी आपाशी के लिए बहुत जरूरी है कि आप मीठा पानी लगाएं, नहर का पानी लगाएं या किसी हमसाय से बोर का पानी ले लें, वो आपाशी के लिए बहुत जरूरी है, पहला पानी खास तौर पहला पानी। अच्छा ये बताइए कि जो हमारे यहाँ पर जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल की जाती है फसलों के ऊपर, तो अभी पहले तो सिर्फ यूरिया DAP SOP यही इस्तेमाल होते हैं, अब बहुत से क्रॉप सप्लीमेंट्स आ गए हैं। बिल्कुल सही। उनका क्या रोल है कि जो साहब अब मैं आपको बता दूं आज के प्रोग्राम के जरिए से काश्तकार को ना ये पता होना चाहिए कि अगर उसकी ज़मीन नॉर्मल है, जिसको हम बोलते हैं मेरा ज़मीन, वो DAP इस्तेमाल करे, उसके ऊपर यूरिया खाद इस्तेमाल करे, उसके लिए फिजिबल है। अगर किसी काश्तकार की ज़मीन में काला कलर की शिकायत है या थोड़े से सफ़ेद कलर की शिकायत है तो उसको चाहिए DAP से अवॉइड करे, जो नाइट्रोफॉस है वो इस्तेमाल करे या SSP, इनकी pH 2.9 है, इसको एसिड खादे कहते हैं, तेजाबी खादे कहते हैं, अब वो इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके ऊपर फिर उसको गवारा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। अगर अच्छा गवारा का कितना वो है कि फसल की काश्त से पहले गवारे का होना चाहिए इस्तेमाल, या कि दरमियान में भी किस तरह से कोशिश करें सर, ये जमीन की तैयारी में तो सब ऐसा है। जो गवारा है ना, जी गवारा इसमें पौधा है ना, अगर आप यूरिया पौधे को देते हैं ना तो पौधे के अंदर बहुत सारे एंजाइम खड़े करता है, बहुत सारे प्रोसेस मुकम्मल करता है, उसको जो है ना उस मरासम में गुजरने के लिए कमजोर काफी हद तक उसको प्रोसेस करना पड़ता है। अगर कैन गवारा हम उसको देते हैं तो वो बनी बने खुराक होती है पौधे के अंदर, वो फौरन उसको पकड़ लेता है, उसकी एनर्जी भी संभालनी होती है, उसकी ताकत भी संभालनी होती है, वो जल्दी ग्रो करना शुरू करते हैं और उसकी जमीन का साख्त को भी बर्दाश्त करता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह से नदीम बुज़दार साहब बता रहे हैं कि फसलों के लिए कौन सी खादें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इस हवाले से हम मजीद भी इस बारे में बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि काश्तकार को बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके हमारे प्रोग्राम के रेफरेंस से। इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा नदीम साहब से यही जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्ला चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की।
अवाम के मसाइल पहुंचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे जेर बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइट्री डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी फर्टिलाइजर के हवाले से कि खादों की क्या अहमियत और कितनी खाद किस मौके पर डालनी चाहिए। तो नदीम बुज़दार साहब जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है वो बता रहे थे कि जो कैन गवारा है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वह उससे ज़मीन के से फसल अच्छी प्रोडक्शन ली जा सकती है। बताइए इसके अलावा जो आजकल खादें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो मुख्तलिफ यानी कि जो यूरिया, DAP इनसे हट के जो क्रॉप सप्लीमेंट्स हैं, ह्यूमिक एसिड है, पोटाश है, लिक्विड पोटाश है, इनके बारे में ज़रा बताइएगा ताकि लोगों को समझ सके। आजकल आप जिस तरह आपने बताया कि क्रॉप सप्लीमेंट हैं, ठीक है ना, उसमें जिंक भी है, बोरान भी है, ह्यूमिक एसिड, और एक और खाद बिक रही है BOP, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट। उसमें जो है ना 20% फास्फोरस है और 15% उसमें कंपोस्ट है। अगर आप उसमें तकरीबन 4 से 6 बैग पारे का इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि काश्तकारों की ज़मीन में ना ओवरऑल कंपोस्ट यानी नामियाती मादे की कमी है। जो पाकिस्तानी ज़मीन है वो कैलकेरिया सैल है, उसकी pH ना 8.5 से अबव है, तो वो जो है ना उनके अंदर नामियाती मादे की मिकदार बहुत कम है। अगर आप उसमें BOP इस्तेमाल करते हैं, कम उसके अंदर जो कंपोस्ट है ना वो उसका बेनिफिट ज़रूर होता है। कंपोस्ट का फिर एक अपना एक फंक्शन है, ज़मीन को वत्तर में रखते हैं और न्यूट्रिएंट जो सारे जितने फंसे हुए होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी को इन्हांस कर देता है, ज़मीन की pH को कम करता है, और जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल भी नहीं होते वो पकड़ कर उसको देता है, और उसके अंदर बजाते खुद और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसी तरह ह्यूमिक एसिड है, तो सब ह्यूमिक एसिड ना ये बजाते खुद कोई खाद नहीं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इन्हांस करता है। कंपोस्ट जो है ऑर्गेनिक मैटर वो न्यूट्रिएंट्स भी है और पौधे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी है और पौधे को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल भी करता है। लेकिन जो ह्यूमिक एसिड है इसके अंदर बताते खुद कुछ नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इन्हांसर ये है। इन्हांसर ये है यानी न्यूट्रिएंट जो पौधे के अंदर एक्सचेंज साइड में फंसे हुए साइल में, तो उसकी अवेलेबिलिटी को इन्हांस करता है। इसी तरह बोरान है, इसी तरह जिंक है, इनके फिर अपने फंक्शन है सब। अगर आप जिंक इस्तेमाल करते हैं, पौधे के अंदर जितनी भी एंजाइम एक्टिविटी है वो जिंक कंट्रोल करता है। अगर आप गंदम काश करते हैं, दूसरे पानी पे अगर 3 किलो जिंक दानेदार इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत फायदा होता है। लेकिन उसमें भी धान है, धान पर बहुत ज्यादा जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बाद बाकी जिसका भी शुगर केन है उस पर होता है, इन चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लिक्विड जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। जो सब जिंक मार्केट तो 3 किस्म की बिकती है, एक लिक्विड 10% होती है, लिक्विड होती है, एक 21% पाउडर में होती है, एक 27% दानेदार होती है। अगर आप दानेदार इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 3 किलो इस्तेमाल करेंगे। अगर पाउडर इस्तेमाल करेंगे 21% तो फिर 5 kg इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लिक्विड इस्तेमाल करेंगे तो 10 से 15 लीटर पर एकड़ इस्तेमाल करेंगे। धान के अंदर चौसब इसलिए उसकी कमी होती है क्योंकि धान का जो पौधा है वो 24 घंटे पानी में होता है। जो न्यूट्रिएंट्स अल्लाह ताला ने ये वाहिद एलिमेंट्स है, अगर पानी को ज़मीन को फ्लड किया जाए, जिस तरह धान की फसल होगी, तो जो है ना वो सब सेल में चला जाता है, ज़मीन में उसकी कमी हो जाती है और ज़मीन की जड़ों, पौधे की जड़ों के अंदर फंगस लग जाती है। जिंक फिर उसमें हम ऐड करते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट से भी है और एज ए फंजीसाइड इस्तेमाल करता है, यानी उल्ले नहीं लगने देता काश्तकार को। ये समझाने की बात है। आप अक्सर सड़क में चले जाएं, रोड के ऊपर लिखा होता है बुर्जियों के ऊपर जिंक में, धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल करें, यानी जिंक एज ए न्यूट्रिएंट्स भी इस्तेमाल होता है और एज ए फंजीसाइड भी इस्तेमाल होता है। आप उसमें जो है ना दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे 3 से 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको लाजिम इस्तेमाल करना चाहिए, पौधे की एंजाइम एक्टिविटी को ही कट। अच्छा, ये बताइए कि सर आप जिस तरह से लैब के अंदर हैं, तो लैब में मुख्तलिफ सैंपल्स कंपनीज के आते हैं, तो कहा जाता है कि जाली खादें इस्तेमाल की जा रही हैं। जाली खादें अक्सर पकड़ने का भी सुना जाता है, तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से वो जाली बन जाती हैं? तो सब मैं आपको बताऊं, जी जो फर्टिलाइजर के सैंपल आते हैं हमारे पास आते हैं, एक रेड के साथ होते हैं, एक रेगुलेटरी होते हैं। रेगुलेटरी ये होते हैं जो पेस्ट एक्सटेंशन के लोग हैं, उनका एक टारगेट्स होता है, उन्हें 1 महीने में पूरा करना होता है, वो हमें पकड़ के वो भेज देते हैं। एक होता है कंप्लेंट सैंपल, जो इनकी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे वहाँ ग्रेड करते हैं, वो हमारे पास सैंपल आते हैं, उसका रिजल्ट हमें 24 घंटे में देना होता है लेबॉर्ट्री का। बाकी जो होता है वो 1 हफ्ते के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर। जो साहब आजकल यकीन करें ऐसी खादें बनाते हैं बनाने वाले, यकीन करें असल नहीं पता लगता कि यह असर है 2 नंबर है। जब हम उसका टेस्ट करते हैं, फर्ज कर मैं आपको थोड़ी सी मिसाल बना देता हूँ, DAP है, बनाने वाले इतनी फिनिशिंग से बनाते हैं, उसका साइज, उसका कलर, लेकिन हमें, मेरी 19 साल सर्विस है, हमें पता नहीं चलता।
जब हम उसको ग्राइंड करते हैं, उसके केमिकल एनालिसिस करते हैं, वो पता चलता है वो जीरो है। यानी ये जो वो लोग हैं, जबकि डीएपी तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स पे चीजों पे जाके फिर बनती है, एक बड़ा एक मैकेनिज्म है उसके बनाने के सर पीछे। जी 5% 2% हर जगह मौजूद होते हैं। आप अगर कहें 100% वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग हर वक्त इसकी रिपोर्ट में रहते हैं, उसके ऊपर जहाँ मुतलका कंप्लेंट होती है वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे रेड करते हैं, और ये हमारे पास जो सैंपल आते हैं उसकी 100% गारंटी होती है कि कोई बंदा कहे कि मैं रिपोर्ट पे जाकर अप्रोच करवा के उसको अनफिट को फिर, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हम जब रिपोर्ट भेजते हैं उसको दोबारा लाहौर में एडिशनल एक हमारी लेबॉर्ट्री है, रेफरेंस लेबॉर्ट्री है, उसको दोबारा पे हमें चेक किया जाता है। यानी उस अगर कोई बंदा है पे हेरा फेरी करता है तो इसका मतलब है वो नौकरी उसकी रिस्क पे है, और कोई भी बंदा अपने खाने में हमेशा जहर नहीं मिलाता। जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे एक्सटेंशन के लोग हैं या लेबॉर्ट्री के लोग हैं, ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। बाकी 2% 4% जो मार्केट में हट के बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, चौराहे में छुप के बैठे हैं, वो ऐसा करते हैं। जो मेन इंडस्ट्री में बैठे हैं वो ऐसा काम नहीं करता। अच्छा सर, ये भी देखिए अभी जिस तरह से गंदम, अभी मैंगोज आ रहा है, आम आ रहा है, आम की फसल आ रही है हार्वेस्ट होने के लिए, क्या इस मौके पर भी खाद या किसी चीज की जरूरत होगी? तो साहब इस वक्त मैं आपको बताऊँ, मैं पिछले हफ्ता जो है ना सैटरडे संडे पूरा फील्ड में रहा हूँ। इस वक्त आपने आम की बात कर दी, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि आम के ऊपर इस वक्त 2 शदीद अटैक हैं, एक मैंगो हापर और एक फ्रूट बोरर। काश्तकार उसको जबान में बोलता है, अपनी जबान लोकल कुत्ती बोलता है उसको, जी जी। एक कुत्ती बढ़ गया। हम जो टेक्निकल लोग हैं उसको बोलते हैं फ्रूट बोरर। ये उन बागात में शिकायत है जिन लोगों ने बटूर नहीं काटा। अगर वो बटूर काटा है तो उसको सही नहीं काटा, ठीक है ना। इस वक्त अगर उसको बटूर काटे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी सुंडियां हैं और हापर अनलिमिटेड है, जिन्होंने सही उसकी मैनेजमेंट नहीं की। दूसरा जो है ना, इस वक्त अगर किसी काश्तकार के बागबात में ये शिकायत है तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि काश्तकार को चाहिए कि फौरन पर बटूर काटे, बटूर काटने के बाद उसको अपने बाग से बाहर निकाले या उसको आग लगा दे। सबसे पहले ये बात है। अगर शिकायत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सब अगर आप इस वक्त कोई स्प्रे खाम करते हैं, क्योंकि उम्मीद इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 1 जून से लेकर 15 जून तक मुल्तान काम शुरू हो जाएगा, हार्वेस्ट शुरू हो जाएगी। जो अर्ली वेराइटियां हैं, दशहरी है, मालदा है, लंगड़ा, जामुन, ये शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त खाद जो सब डालने के तरीकाकार SOPs हैं, ऐसे नहीं होता। खाद फास्फोरस को किस टाइम डालनी है, पोटाश को किस टाइम डालनी है, यूरिया को किस टाइम डालनी है, थोड़ा सा मैं आपको प्रोग्राम के जरिए ये बता देता हूँ। जितनी भी फास्फोरस खादें हैं, DAP है, नाइट्रोफास है, SSP है, जितनी भी फास्फोरस खादें, ये ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर ये इस्तेमाल करनी चाहिए काश्तकार को। अगर काश्तकार ने वो इस्तेमाल करनी है पोटाश SOP, ये 15 अप्रैल से पहले या जो है ना 15 मार्च से पहले, एट द टाइम ऑफ फ्रूट सेटिंग, यानी जब दाना बन रहा होता है तो उस वक्त पोटाश का काम ये है कि जो उस साल फल लगेगा उसमें तो टेस्ट डेवलप होगा, दूसरा उसके ऊपर लस्टर का यानी चमक, उसकी फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ा देती है। फिर चौथा आगे बढ़ जाते हैं यूरिया की 3 डोजेज होती हैं। आपने ये नहीं कि एक ही डोज में इस्तेमाल करना है, यूरिया के 3 सेपरेट डोजेज होती है साल में, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल और 15 अगस्त। यानी एक तो उस वक्त आपने इस्तेमाल करनी जब आपका बाग बर्दाश्त हो जाए, उसको दोबारा कच्चा करना होता है, दोबारा उसको नई मंजल बनवानी होती है, उसको कच्चा करना होता है, वो होते हैं 15 अगस्त। उसके बाद 15 फरवरी जब बागात के ऊपर इनफ्लोरेसेंस यानी बूर बनना शुरू हो जाता है, पौधे को इंसेंटिव दिया जाता है ताकि भाई पौधे को मजबूती आ जाए, ताकि वो अपना अच्छा बूर निकाले। उसके बाद जाता है 15 अप्रैल या 15 मार्च, जब जिस वक्त दाना बनता है उसकी शेडने को रोकने के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा इंसेंटिव देने के लिए ये 3 डोजेज खादे होते हैं। यूरिया की 3 सेपरेट डोज होती हैं, और फास्फोरस जो है ना वो दिसंबर में डाली जाती है। पोटाश हमेशा एट द टाइम ऑफ फ्रूट सेटिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा ये देखिए अभी जिस तरह से आगे अभी कॉटन की सोइंग स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या कॉटन लगने के बाद भी खादों का इस्तेमाल जारी रहेगा? तो सब जो काश्तकार में ना बहुत बड़ा गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। अक्सर लोगों को हम पैगाम देते हैं, मुख्तलिफ लोगों को जाकर प्रोग्राम करते हैं, जितने भी फास्फोरस खादें हैं और पोटाश है वो काश्तकार को चाहिए कि जमीन की तैयारी में इस्तेमाल करें। फास्फोरस का काम भी ये है कि जड़ की मजबूती और फ्रूट साइज इन्हांसमेंट, यानी जितनी भी जड़ की मजबूती होगी वो फास्फोरस से होगी, और जो उस कपास के ऊपर टिंडा लगेगा ना, उस टिंडे में जो रुई का बनोले का वजन है वो फास्फोरस की वजह से होता है। और काश्तकार को चाहिए कि जितनी भी फास्फोरस खादें अगर उसने इस्तेमाल करनी है तो वो जमीन की तैयारी में डाले, और पोटाश को भी उसके साथ मिक्स करे। अगर पोटाश उसने इस्तेमाल नहीं की तो तीसरे पानी पे कम से कम 25 किलो का जो बैग है पर एकड़ वाटर सॉल्युबल उसमें इस्तेमाल लाजमी करें। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि इसके साथ साथ खादों के साथ साथ हम जिस तरह बात करेंगे जमीन की तैयारी में इनकी अपनी अहमियत है, तो इस तरह से इसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए क्या पॉलिसीज हैं? तो सब ये काश्तकार बहुत समझदार हो गया, अब ऐसी बात नहीं है। जो भी कोई कहीं से खाद लेता है उस काश्तकार को चाहिए कि उस दुकानदार से पक्की रसीद ले और उसको कहे कि भाई मैंने आपकी कोई भी बंदा XYZ कहाँ से ले ले, जरूरी नहीं कि पाक अरब की ले ले, एंग्रो की ले ले,
फातिमा फर्टिलाइजर XYZ किसी कंपनी के लिए, उससे उसकी प्योरिटी की और पक्की रसीद ले, और उसको ये बता दे कि भाई मैंने इस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाना है, अगर आपकी रिपोर्ट ओके होगी आई विल बी पे यू, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो यू आर रिस्पांसिबल फॉर। क्योंकि बात का तो ये होता है कि ऐसी स्प्रे जो है कर दिया जाता है खाद का या फोलियर्स का, जिससे जो है फसल जल जाती है। जो सब ये जो ना, अगर मैं फर्क पोटाश है जिस तरह आपने कहा 30%, जी ठीक है ना, उसकी स्प्रे की या बोरान की एक खास लिमिट होती है, एक क्वांटिटी होती है। अगर आपने बोरान का स्प्रे करना है तो महकमा ज़राअत कहता है अगर उसको 150 ग्राम फी 100 लीटर पानी में, अगर आप उसमें 1000 ग्राम डाल देंगे तो वो हमेशा एक्सेसिव मिकदार हमेशा बर्निंग आती है। एक लिमिट से होती है, एक वो होती है, क्वांटिटी होती है, उस पानी में इस्तेमाल करने से उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर किसी चीज़ को भी एक्सीड करेंगे तो उसके एक्सेसिव चांस है कि अगर पेस्टिसाइड है, अगर उसकी आपने किसी ने कहा कि आप उसके ऊपर लैम्डा स्प्रे कर दें 200 ml, आप अगर उसको 1000 ml इस्तेमाल कर देंगे तो उसकी एक्सेसिवनेस आएगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी, उसकी बर्निंग होगी। यानी हर चीज़ की मेजर्ड क्वांटिटी होती है, उसके मुताबिक उसको स्प्रे करना होता है। फिर ये होता है कि बाद एक्सपायरी स्प्रे आ जाती हैं, एक्सपायरी फर्टिलाइजर आ जाती है, तो उसके भी एडवर्स रिजल्ट होते हैं। जो भी चीज़ लेना है आपने उसको क्वांटिटी और क्योंकि समटाइम ये होता है कि बहुत से फार्मर्स ऐसे होते हैं जो बाद में कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जी हमने स्प्रे किया था बेहतरी के लिए कि फ्रूट बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये तो जल गई फसल हमारी। तो उस सूरत हाल में क्या हुकूमत भी उस पर कोई एक्शन लेती है? कोई नहीं, अगर उसमें ना इस तरह हमारे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में कि अक्सर काश्तकार ने जो है ना कंप्लेंट की है कि हमने टमाटर के ऊपर स्प्रे किया, आलू के ऊपर स्प्रे किया, बागात के ऊपर स्प्रे किया, गंदम के ऊपर स्प्रे किया, कपास के ऊपर हमारी फसलें जल गई हैं। तो फिर उसको सारा स्टडी किया जाता है, उस केस को स्टडी में उसमें उसके जो उसने स्प्रे ली क्या उसके अंदर जो एक्सपायरी डेट वगैरह थी उसको देखा जाता है। फिर उसकी जो स्प्रेयर मशीन है उसकी कैलिब्रेशन की जाती है, क्या उसकी स्प्रे मशीन ठीक थी। फिर उसमें यह देखा जाता है कि उसने स्प्रे की जो मिकदार डालनी थी क्या उसमें क्वांटिटी उसने पूरी इस्तेमाल की। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक ना कंपनी का कसूर होता है ना स्प्रे करने वाले, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको रिव्यू करने के बाद फिर किसी पे डिसीजन बंदा करता है कि वाकई कंपनी का नुकसान है या उसका अंदर जो स्प्रे कर रहा है जो मुतलका बंदा है उसका नुकसान। ये सारा चीज रिव्यू करना होती है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारा ये भी मेन एक रोल है कि यानी कि जब कंपनी से चीज मार्केट में आ गई, मार्केट से आगे फार्मर का यूजेज कि जो उसका तरीका इस्तेमाल है वो भी बड़ा एक अहमियत तो रखता है। मैं आपको बताऊं, अक्सर ऐसे काफी सारे नॉन टेक्निकल लोग फिर रहे हैं, उनको काश्तकार पूछता है हाँ भाई कजा तो बात किसी काश्तकार से पूछ लेता है यार आपने कौन से स्प्रे की, उसके पेस्ट अलग होते हैं, उसकी जड़ी बूटियां अलग होती हैं, उसकी क्वांटिटी अलग होती है, उसकी डोज अलग होती है। सुनी बातों पे नहीं करना चाहिए। हर बंदे को अपने महकमा ज़राअत की हर जगह पे फोर्स फिर रही होती है, उसको बंदा कपास दिखा ले, उसको अपने पेस्ट दिखा ले, उसके स्प्रे दिखा ले, उससे मिकदार लिखवा ले, मतलब अच्छी कंपनी से कंसर्न करके स्प्रे करवा ले ताकि बाद में किसी परेशानी से बचा जा सके। क्योंकि बहुत सी जगहों पे फार्मर्स की तरफ से ये भी देखने में आया कि उन्होंने कहा जी स्प्रे हमने किया, ये फसल जल गई, फसल हमारी खराब होगी, इसका क्लेम दे रहे हैं। और जब उसके ऊपर रिसर्च की जाती है कंपनीज की तरफ से या महकमे की तरफ से, तो ये भी होता है कि शावर उसका जो है 1 से 2 बार ज्यादा हो गया। हाँ, मैं वही पे कह रहा हूँ जिस तरह जो सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप स्प्रे को वीडिसाइड स्प्रे एक जगह से दूसरी जगह रिपीट कर लेते हैं, वहाँ पे गंदम की बर्निंग हो जाती है। जी बिल्कुल। अगर कपास के पत्ते के ऊपर एक स्प्रे ग्लिसोफेट का फिर दूसरी जगह स्प्रे रिपीट करेंगे तो पीले जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक मैं जिस तरह कह रहा हूँ, एक ज़राअत एक फन है, एक इंडस्ट्री है, एक फन है, हर बंदे का काम नहीं है। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, वो इस काम में प्रोफेशनल हैं और वो अपनी पैदावार भी ठीक है, उनकी इस तरह के कंप्लेंट भी बहुत कम होती हैं, ठीक है ना। इक्का दुक्का इस तरह के केसेस हो जाते हैं, इस तरह फिर रिव्यू करने के बाद देखा जाता है कि क्या मसला। अच्छा, आपका काश्तकार के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उसको किस तरह से आप लोगों से रुजू करना चाहिए, आना चाहिए, आकर अपने सैंपल्स लेकर आना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं आपके प्रोग्राम से मेरी काश्तकार को कहूँगा कि काश्तकार जब भी कोई फसल काश्त करे अपना बागात लगाए, नया बोर लगाए, मट्टी और पानी का पहले टेस्ट कराए। फसल काश्त करनी है तो उसको चाहिए कि मट्टी और पानी का पहले टेस्ट करवा ले। अगर नया बाग लगाना है, बाग लगाने से पहले अक्सर काश्तकार ये होते हैं कि भाई हमारे बागात शुरू में बहुत अच्छे थे, अब मरने शुरू हो जाएंगे, पौधे कमजोर होने शुरू हो जाएंगे, यानी वो 5 फुट गहराई तक से सैंपलिंग नहीं करते। सैंपल अगर पहले तो ये भी बताइएगा कि बाज का एक आम मिथ है कि जी कि यानी फॉर एग्जांपल एक फसल अच्छी आती, दूसरी फसल अच्छी नहीं आती। तो सब ये ना ज़राअत की ज़बान में ये बात नहीं है, ये लोगों ने हमने खुद क्रिएट कर दिए। इसको बोलते हैं अल्टरनेट बेयरिंग, यानी एक साल फल देना एक साल फल ना देना। ये होता है ड्यू टू न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, यानी खुराक की कमी। अगर पौधे की कमी को जरूरत पूरा करें, इक्का दुक्का वेराइटी हैं, मौसमी चौसा है, थोड़ा सा रह जाता है या कुछ ऐसी हैं, लेकिन मोस्टली जो वेराइटी हैं, दुसेरी हो गई, सिंधड़ी हो गया, रटोर 12 नंबर हो गया, शान खुदा हो गई, ये बहुत ऐसी कम नहीं है। लेकिन इनके लिए ये शर्त है कि आप इसकी खुराक को पूरा करें। हर साल इसकी जितनी डिमांड है उसको अगर पूरा करते हैं तो वो अल्टरनेट बेयरिंग, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है।
सवाए कोई चटनी। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे से नदीम बुज़दार साहब हमें बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कोई भी फसल काश्त करने से पहले लेबॉर्ट्री में उसका तजज़िये के लिए मट्टी और पानी लाना ज़रूरी है। उसके बाद कोई बीमारी लग जाए तो पत्तों को लेकर आ जाए तो उसके मुताबिक वो डिसाइड किया जाता है वहाँ पर कि इसको कौन सी खादें ज़रूरी। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई हैं, लेबॉर्ट्रीज बनाई गई हैं, वहाँ बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, बड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, तजर्बाकार हैं, तो उनसे रहनुमाई लेकर काश्तकार बेहतर फसल से की पैदावार हासिल कर सकता है। इस सिलसिले में उनको चाहिए कि हुकूमत के साथ तावन करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। एक ऐसे मेहमानों को आप से मिलवाएं जिनका मुआशरे के हवाले से, किसी भी हवाले से उनका एक मुमताज़ मकाम है। जब हम मकाम की बात करते हैं तो मकान की भी बात करेंगे, और मकान की बात होगी तो ये देश, ये मुल्क, ये हमारा खूबसूरत पाकिस्तान, यही हमारा घर है, यही हमारा देश है और यही हमने रहना है। और रियासत को या किसी भी घर को चलाने के लिए सबसे पहले जो बात आती है वो होती है रेवेन्यू जनरेट करने की, महसूलात इकट्ठा करने की। और जब हम किसी रियासत के महसूलात इकट्ठे करने की बात करेंगे तो पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो